Hello student, today I am teaching you social science for class 8 and today we will discuss about rural life under British India. Okay, so this is your chapter 3rd of your history. So the following topics we will cover in this chapter like new land revenue settlements, its impact, commercialization of agriculture, indigo and opium, and exploitation for the peasantry, a revolt by the peasants and jamidars. Okay, so all these following topics we will cover in this chapter. Now first of all, let me tell you new land revenue settlements introduced by the British in India. So after the Battle of Buxar, the British got the Diwani rights over Bengal, Bihar and Odisha. ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया कि वो बंगाल, बिहार और ओडिशा में दीवानी अधिकार उनको मिल गया, लैंड रेवेन्यू गेट करने का अधिकार इनको मिल गया. द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू ऑर्गेनाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम in such a way that it yielding enough income to meet the growing administrative expenses of the company. अब उन्होंने लैंड रेवेन्यू गेट करने का जो सिस्टम था वो ऐसा बनाया जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न हो सके, जिससे कि वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको कंपनी का इजीली वो एक्सपैंड उसमें कर सके. द मनी फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू शुड ऑल्सो हेल्प द कंपनी टू सपोर्ट इट्स ट्रेड इन इंडिया. और उस लैंड रेवेन्यू से कंपनी को वो सपोर्ट करते, हेल्प करते ट्रेड करने में भी इंडिया से. The British introduced 3 land revenue settlement in India. One is Jamidari system, or we can say permanent settlement in Bengal, Bihar and Odisha. Second, Rohitwari settlement in large part of southern and western India, and the Mahalwari settlement in Punjab, northwest provinces and Awadh. ठीक है, तो ये जो लैंड रेवेन्यू थे इंडिया में 3 तरीके से डिवाइड थे. पहला हो गया जमींदारी सिस्टम जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, सेकेंड था रोचवाड़ी सेटलमेंट और थर्ड था महलवाड़ी सेटलमेंट. ठीक है, सो ऑल दीज लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीसेंट्री एंड इवन ऑन जमींदार्स लिविंग इन द इंडियन विलेजेस. ठीक है, तो ये जो लैंड रेवेन्यूज थे ये एक ऐसा अरेंजमेंट था, एक मेजर इम्पैक्ट पीसेंट्स की लाइफ पर इससे पड़ा. ठीक है, इवन उन जमींदार्स लिविंग इन द इंडियन विलेज, और जो जमींदार रहते थे गाँव में उनकी लाइफ में भी पड़ा. ठीक है, नाउ डू यू नो ऑन 12th August 1765 द मुगल एम्परर शाह आलम II appointed the English East India Company as the Diwan of Bengal, giving it the right to collect land revenue in Bengal, Bihar and Odisha. तो ये अगस्त 12, 1765 की बात है कि जो मुगल के एम्परर थे शाह आलम II, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया कि वो बंगाल के दीवान बने और यहाँ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा से वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, लैंड रेवेन्यू. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, so this revenue settlement was introduced by the Governor General Lord Cornwallis. तो ये जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जमींदारी सिस्टम जो था ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेल ने स्टार्ट किया था. इट वॉज गिवन दिस ड्यूल नेम ऑफ जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट. इन्होंने ही इसको दूसरा नाम दिया था परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रीजन, कुछ ऐसे कारण थे जैसे द जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वर मेड हेरिडिटरी ओनर्स, क्योंकि यहाँ के जो यहाँ के जमींदार थे बंगाल, बिहार, ओडिशा के, वो हेरिडिटरी ओनर्स थे, मतलब पहले से ही वो यहाँ के लैंड ओनर थे. ठीक है, और जमींदार वो लैंड रेंट गेट करते थे ऑफ द एंटायर लैंड इन देयर जमींदारी. So in return they had to collect rent from the peasants and pay a fixed amount of revenue to the company. तो इनको परमानेंट बना दिया गया. ठीक है, और यहाँ से वो किसानों से रेंट को गेट करके, पीसेंट से रेंट गेट करके
वो फिक्स अमाउंट रखते थे और उसको कंपनी को दे देते थे. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड एज इट वॉज नॉट बी इंक्रीज इन फ्यूचर. और जो इसका रेवेन्यू का जो रेट था, लैंड रेवेन्यू का जो रेट था वो फिक्स था और वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होने वाला था. एज लॉन्ग एज द जमींदार पेड द लैंड रेवेन्यू ही हैड हेरिडिटी राइट्स ओवर द जमींदारी ऑन लैंड होल्डिंग. अब जो जमींदार थे उनको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था और वो उनको जन्मसिद्ध अधिकार था, हम कह सकते हैं कि वो वहाँ से अपने जो विलेज के जितने भी फार्म्स थे उनका वो लैंड गेट करते थे और ब्रिटिशर्स को उसको पे कर देते थे. ठीक है. नाउ द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा. सो दिस हेल्प द ब्रिटिश टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग. This revenue arrangement ensured that the company got a fixed amount on a regular basis. अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि ज़मींदारों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि किसान के द्वारा जितने भी आपको रेंट एक फिक्स रेट पे जो फिक्स कर रखा है वो आपने देना ही देना है. अगर आप नहीं देंगे तो ज़मींदार उससे उनके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी. ठीक है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट का पर रेगुलर बेसिस पे वो अमाउंट मिलने लगा. ठीक है. It was also expected that the zamindars would show interest in improving cultivation as they were made permanent and hereditary land owner. अब ये भी एक्सेप्टेड होने लगा, ये भी इच्छा जगने लगी ज़मींदारों से कि वो कल्टीवेशन को इम्प्रूव करें. ठीक है. और जिसके साथ साथ वो लैंड जो परमानेंट हेरिडिटरी लैंड ओनर्स हैं उनको भी बढ़ाते रहें. सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, बट स्टेट का जो रेवेन्यू था वो नहीं बढ़ाया गया. द जमींदार वुड गेट बेनिफिटेड ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड. और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी उससे जो जमींदार थे उनको फ़ायदा हुआ. ठीक है. बट द रियलिटी द जमींदार फेस्ड अ सीरियस प्रॉब्लम. अब जो जमींदार थे उनके सामने एक सीरियस प्रॉब्लम थी. द ब्रिटिश हैड फिक्स्ड एंड लैंड रेवेन्यू एट अ वेरी हाई रेट एंड मेनी जमींदार्स कुड नॉट पे दैट अमाउंट. अब जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू था, वो बहुत ज़्यादा हाई था तो हर कोई ज़मींदार उसको पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसान इतने ज़्यादा रिच नहीं थे. ठीक है. किसानों के लिए इतने ज़्यादा क्रॉप ग्रो नहीं हो रही थी. बट नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू meant that British could take over the zamindari and actions it off. Many zamindars lost their zamindari. अब जो जमींदार लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उनकी जमींदारी छीन ली और उनसे उनकी जमींदारी हटा ली गई. Now later from the 19th century onward, when the prices of grains were raised and cultivation expanded, zamindars enjoyed heavy jump in their income. But the British did not get any advantages as they received only a fixed amount land revenue. अब जब 19th सेंचुरी में ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, तो इससे जो ज़मींदार थे उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि उनके पास तो उतना ज़्यादा बढ़ा, लेकिन उन्होंने रेंट फिक्स पे करना था तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. सो मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड. और जैसे कि बहुत सारे जो जमींदार थे वो लैंड रेवेन्यू बढ़ाना भी नहीं चाहते थे. मैनी ऑफ दम शिफ्टेड टू द सिटीज रेंटिंग आउट एंड लैंड टू द टेंट्स. अब बहुत से जो जमींदार थे वो गाँव को छोड़ करके शहरों की ओर चले गए. ठीक है. दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर इनकम विद दिस रेंट. ठीक है. और उनको सिर्फ कितना इनकम से वो कितना इनकम उनके पास इंटरेस्टेड थे, जितना वो अपने रेंट पे कर पाते, सिर्फ उतना इनकम उनके लिए इनफ था. तो सच जमींदार्स who lived in the cities and came to the village only for the collections of land were called absentee landlords. तो जो जमींदार गांव को छोड़ करके शहरों में चले गए, सिर्फ रेंट लेने के लिए आते थे, तो ऐसे जमींदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एब्सेंटी लैंडलॉर्ड डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. Unfortunately, the farmers who were the actual cultivators were exploited very badly. अब जो एक्चुअल फार्मर्स थे, जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हुए, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन सहना पड़ा. एंड दे हैड टू पे अ हाई रेंट. उनको बहुत ज़्यादा हाई रेंट पे करना पड़ता था. जमींदार्स को कुड बी थ्रोन आउट ऑफ देयर लैंड एनी टाइम, क्योंकि उनसे लैंड कभी भी छीने जा सकते थे. ऑफन टू पे द रेंट दे हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स. अब उसके लिए उनको मनी लैंडर से
मनी लेना पड़ता था, हु एक्सप्लॉइट देम इन मेनी वेज एंड समटाइम इवन मैनेज टू टेक ओवर देयर लैंड। और जब अगर वो पे भी नहीं कर पाते थे तो कभी कभी उनके द्वारा उनके लैंड जो लैंड लॉर्ड्स थे वो ही रख लेते थे। तो ये जो फार्मर्स के सामने मेन प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, ये ब्रिटिशर्स ने एक प्लानिंग के तहत खड़ी की थी, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे पीसेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और जो हमारे जो ज़मींदार थे, दे ऑल्सो फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर एंड जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है। Now in next video we'll discuss about Retwadi settlement, okay, and afterward we will discuss about Mehalwari settlement, ठीक है। तो रेतवाड़ी सिस्टम भी आपका सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स है जो कि लैंड रेवेन्यू है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा महलवारी सिस्टम है वो आपका भी सेम एज लैंड रेवेन्यू है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।